हमारा टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जैसा कि आपको पता है मॉडर्न सोसाइटी है, कंपटीशन इतना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडस्ट्री है उसको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को क्या करे, डिसेंट्रलाइज करे। मतलब एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिसेंट्रलाइज करना का पड़ेगा। मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे ताकि क्या हो सके, जो भी वो वर्क कर रहा है या जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो वर्किंग है वो स्मूथली हो सके। तो वो क्या कर देता है, अपने अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग डिविजन्स या कह सकते हैं अलग अलग सब्सिडरीज या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता है, जिसका अलग अलग अपना खुद का कॉस्ट सेंटर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है एंड जो अपनी वर्किंग को बड़े ही स्मूथली बना प्रोसेस करता है एंड वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है टू देयर कस्टमर जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड वहाँ पर वो उनसे सेलिंग एंड परचेजिंग का वर्क कैरी ऑन करता है। तो इन्हीं के बीच में एक मैनेजमेंट का नया टूल जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये एक मैनेजमेंट के हाथ में एक टूल होता है जिसे वो यूज़ करते हैं और उसको क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्या है ये टूल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। किसकी एग्जाम्पल लेंगे? हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे टाटा स्टील की। जैसा कि आप सबको पता है, सभी जानते ही हैं टाटा स्टील के बारे में, तो उसकी जो सब्सिडरी है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे हमारी किसकी, टाटा ग्रुप की। तो जो हमारे टाटा ग्रुप हैं उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 याद रखनी है, यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। जैसे टाटा मोटर्स है या हमारी टाटा टाटा स्टील है या हमारी जो टाटा होटल्स हैं, ताज होटल्स हैं, या हमारे जो टाटा टेक्सटाइल्स हैं या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, टाटा सर्विसेज है। आप जितनी मर्जी एग्जांपल देखो आपको मिल जाएंगी। तो मतलब क्या है, उनके ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं तो यहाँ पर उनके अलग अलग मैनेजर्स भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनकी जो मैनेजर्स हैं इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोल रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो हेडेड बाय अ मैनेजर, जो मैनेजर के द्वारा हेडेड की जा रही है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? जो मैनेजर है वही जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, यानी एक इंडिविजुअल एंटिटी में, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में, या मैं कहूँ सब्सिडी में, या मैं कहूँ एक डिवीज़न में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मैनेजर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देन उसके बाद इस जो पूरी एक इंडिविजुअल अलग से जो हमारी आइडेंटिटी है या हमारी जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेकर जो भी कॉस्ट लग रही है उसे हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। एंड उसको जब सेल परचेज किया जा रहा है, देन सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आ रही है उसे हम लोग रेवेन्यू सेंटर के नेम से जानते हैं। देन जब हम हमारे रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट सेंटर बेसिकली क्या है, ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है कंपनी में जो ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट बिजनेस के नेम से। तो यहाँ पर जो हमारा मैनेजर रहता है उसकी पूरी जिम्मेवारी रहती है कि वो पूरा देखे कि क्या हमारी रेवेन्यू हो रही है, क्या हमारे कॉस्ट पड़ रही है, देन उसके बाद कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट नहीं लेके चल रहे हैं, हम एक डिपार्टमेंट लेके चल रहे हैं। तो ये जो बेसिक वर्ड्स मैंने आपको बताए ये हमें आगे काम आएंगे, इसलिए आपको बताएं। तो आई होप सो आपको समझ आए होंगे। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो ये मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस क्या होता है? तो नेम से ही आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कोई प्राइस है जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कौन सा प्राइस है जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये मैनेजमेंट का टूल कैसे बना, मतलब मैनेजर्स इसको एज अ टूल कैसे यूज कर लेते हैं। तो अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो या सोचकर अपने माइंड में रखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बिजनेस है, देन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारा टाटा स्टील है एंड ये हमारी टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स वाले को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए,
ठीक है। कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए या कोई भी आप लगा लो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसकी जो सब यूनिट है, जो उसका अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है या डिवीजन बनी हुई है, उसके पास वो अवेलेबल है, देन आप क्या करेंगे, आप अपनी सेम जो डिपार्टमेंट है उसी से वो चीज़ लेंगे या फिर आप मार्केट में कहीं से जाके उसको अवेलेबल करवाएंगे और वहां से आप उसको सेल परचेज करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास दो अल्टरनेटिव है तो सबसे पहले आप अपने ही डिपार्टमेंट के पास जाएंगे ना। तो अपने ही डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, देन वो क्या आपको फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो कोई ना कोई कॉस्ट तो वो चार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी प्राइस आपका ट्रांसफर होने वाला है उस प्राइस को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इट इज अ नोशनल प्राइस। नोशनल मतलब माना हुआ कोई भी प्राइस है जिसमें विच वन पार्ट ऑफ अ कंपनी चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या कर रहा है, एक पार्ट जो सपोज करो हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट है वो चार्ज कर रहा है एंड बदले में सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है? अनदर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी। तो यहाँ पर हमारी क्या है, कंपनी हमारी सेम रहने वाली है, बट उसके जो सब पार्ट्स हैं, उसकी जो डिवीजन है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, चार्ज कर रही हैं। एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है, एंड इसमें क्या हो रहा है, एक प्राइस है जो ट्रांसफर हो रहा है, वो प्राइस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर प्राइजेस। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइजेस जो है वो यूज किया जा रहा है कब कब यूज किया जा रहा है, जब जो हमारी इंडिविजुअल एंटिटीज है of a larger multi-entity firms are treated and measured as separate run entities। तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट जो हैं वो सेपरेटली अपने आप को रन कर रही हैं एंड वो चार्ज कर रही हैं प्राइस। तो वही प्राइस जो उसने चार्ज किया है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस कह रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रांसफर प्राइस की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन ली थी हमने, जिसके हमने क्या बनाए थे, बहुत सारे सब पार्ट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये जो हमारे सब पार्ट्स थे ये एक दूसरे की हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्हें ट्रांसफर प्राइसेस की ज़रूरत पड़ी, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको क्या ज़रूरत है एक दूसरे से प्राइस इंटरचेंज करने की। तो जैसा कि हमने देखा था कि इनके पास दो सोर्सेज थे, या तो ये मार्केट से ले सकते हैं या फिर ये अपने ही पार्ट से ले सकते हैं। तो अगर ये अपने ही पार्ट से लेते हैं तो इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, देखो, एक तो क्या हो जाएगा, इंटरनल ही ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बाहर जितना भी पैसा है या जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो बाहर नहीं जा रहा, वो क्या हो रहा है, यहीं से इंटरनली ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हो गया, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नोशनल सेल्स है वन डिवीजन से जो दूसरी डिवीजन में जा रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना इजी हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ गई है, यहाँ या यहाँ से यहाँ गई है, तो एक डिपार्टमेंट से वो दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी सेल हो रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद जब हमने सेल को मेजर किया तो ऑब्वियसली हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है, तो एक डिपार्टमेंट जिसने सेल किया उसकी रेवेन्यू जनरेट हुई है एंड दूसरा डिपार्टमेंट जिसने वो बाई किया उसका कॉस्ट जनरेट हुआ है। तो जिसकी रेवेन्यू जनरेट हुई है देन उसको प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करने में कितना ईजी होएगा। ठीक है ना, देन उसके बाद क्या हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट है जिसके पास बहुत सारा रेवेन्यू बहुत सारा रिसोर्सेज पड़ा है एंड कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो उसके प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, बट दूसरी जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देन जब उसने किसी प्राइस के ऊपर उसको ट्रांसफ़र किया, देन क्या हो गया, उसके जो जितने भी रिसोर्सेज थे वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गए हैं। ठीक है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज एलोकेशन हो गया है। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे मैनेजर्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट की सेल हुई है एंड दूसरे डिपार्टमेंट का क्या हुआ, कॉस्ट जनरेट हुआ है, तो कितनी कितनी कॉस्ट जनरेट हुई है, कौन सी जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से वर्किंग कर रही है, किसके जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी वर्किंग कैसी है, उनकी मार्केट में गुडविल कितना बन रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं जो वो देख सकते हैं। देन इसके बाद ये मेथड बड़ा ही ईजी है, मतलब आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पास में आपको पता है कि आपको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है एंड ये आपके दूसरे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, आप बाय नेट या बाय फ़ोन कॉल या बाय खुद ही वहाँ पर अवेलेबल होके वो चीज़ की आप
मीटिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं एंड उनको अपनी डिमांड्स बता सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, आपकी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी यहाँ पे। देन उसके बाद क्या होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कि एक कंपनी जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो देख सकती है कि मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो चल रहा है वो फ्लो किस टाइप में हो रहा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर, उसका प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा। तो वो सारी चीज़ों को वो ईजिली क्या कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। देन इन सब के फायदों के बाद क्या होगा, ये सारी हम एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किस लिए कर रहे हैं हम सारी एक्टिविटीज़, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। एंड जो हमारा गोल है, जो हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारी कंपनी को लेके, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांसफर प्राइसिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी। तो मैनेजमेंट के लिए एज अ टूल इसने वर्क किया। ठीक है, एंड अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफर प्राइजेस है उसके मेथड कौन कौन से रहने वाले हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड है, एक तो है हमारा कॉस्ट प्राइस बेस्ड मेथड। तो यहाँ से आई थिंक नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइस को, वो किस प्राइस पे कर रहे हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा है, हमारा एक्चुअल वाला कॉस्ट है, या कॉस्ट में कुछ प्लस करके प्राइस निकल रहा है, या हमारा मार्जिन कॉस्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो और हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो हमने फिलहाल यही वाले आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये कौन कौन से कॉस्ट रहती है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं। देन इसके अलावा जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है हमारा मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड। तो यहाँ पे हम कौन सा प्राइस ले रहे हैं, मार्केट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब हमने कॉस्ट प्राइस ले ही लिया तो हमें मार्केट प्राइस लेने की क्या ज़रूरत है। तो इस मेथड में उसने क्या बताया होगा, तो हम अभी डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद तीसरा हमारे पास मेथड है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। तो अब ये नेगोशिएटेड कौन सा होता है, तो पहले हम समझेंगे हमारे कॉस्ट प्राइस बेस मेथड को, कि यहाँ पर वो कॉस्ट को कैसे मेजर कर रहा है एंड कैसे वो उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेथड आ रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस बेस मेथड। तो मार्जिन कॉस्टिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उससे हमने ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला टॉपिक लिया है। तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारी जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो हमारी कैलकुलेट होती है फिक्स कॉस्ट एंड प्लस हमारा क्या होता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट रहता है, एंड देन उसमें क्या होते हैं हमारे जो ओवरहेड होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारी क्या निकल के आती है, हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। तो ये आपको पता है। देन उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट को। तो इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ अ कंपनी टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी जो भी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल रही है, मतलब कोई भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे एक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो उस कॉस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में। ठीक है, तो हम वही वाली एग्जांपल फिर से लेते हैं, हमारी टाटा स्टील वाली। तो यहाँ पे हमारा टाटा ग्रुप है जिसके हमारे पास अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें से हम दो डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास एक टाटा स्टील है, एक टाटा मोटर्स है। तो यहाँ से टाटा स्टील से टाटा मोटर्स में जब कोई भी जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, देन यहाँ पर जो हमने प्राइस रखा है वो कौन सा रखा है, हमारा टोटल कॉस्ट वाला प्राइस रखा है। ठीक है, तो उस टोटल कॉस्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये टोटल कॉस्ट कौन सी वाली है, एक्चुअल वाली है, मार्जिन वाली है, या फिर कॉस्ट प्लस प्राइस वाली है, कौन सी वाली है, तो वो हम डिस्कस करते हैं हमारे एक्चुअल कॉस्ट से। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, यानी एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें वो क्या ले रहा है, वो
वेरिएबल कॉस्ट भी ले सकता है, या क्या कर सकता है, वेरिएबल कॉस्ट में वो फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके भी ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऑन द सिचुएशन कि क्या कंडीशन रहने वाली है। हो सकता है वो अकेली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंप्यूट करे कि भाई जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है आप सिर्फ उतना ही मुझे प्राइस क्या कर दो, चार्ज कर दो, उतना ही मुझे दे दो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे टोटल कॉस्ट थी हमारी, टोटल कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज़ पड़ रही है किसी प्रोडक्ट को लेकर, देन वो क्या कह सकता है कि आप ऐसा करो, या तो मुझे 10 रुपीज़ पे ही चार्ज कर दो, या क्या कह सकता है कि अकेले आप क्या करो, आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे ही आप मुझे पेमेंट कर दो। वो ये हमारा क्या रहेगा, ट्रांसफर प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट 7 ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो 10 रुपीज़ से चार्ज कर रहा है या 7 रुपीज़ से पर प्रोडक्ट चार्ज कर रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो एक्चुअली रहने वाली है, एस्टिमेटेड नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतनी हमें कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड नहीं ले रहे हैं, वेरिएशंस नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक्चुअल में ले रहे हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। तो उस खर्चे के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जितना प्राइस बनता है वो प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइस के रूप में चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद मार्जिन कॉस्ट क्या होता है, तो इस मेथड में हम लोग बेसिकली जो ट्रांसफर प्राइस रहता है उसको डिटरमाइन करते हैं मार्जिन कॉस्ट से। तो मार्जिन कॉस्ट का यहाँ पे क्या है कि हम फिक्स कॉस्ट को तो बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी बाइंग डिवीजन है उससे हम चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारी जो मार्जिन कॉस्ट रहती है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो हमारा चार्जेस रहते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर प्राइस के नाम से कंसीडर करके चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ मार्जिन कॉस्ट टेक्निक मेथड में हम लोग जो हमारी मार्जिन कॉस्ट निकल कर आती है उसी पर हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का ट्रांसफर प्राइस मान लेते हैं, एंड जो हमारी सेलिंग यूनिट होती है वो बाइंग यूनिट से वो प्राइस चार्ज कर लेती है। ठीक है, एंड देन कॉस्ट प्लस प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ये जो प्राइस रहता है ये डिपेंड करता है कि हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पे हमने कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फिक्स किया जाता है, जो ट्रांसफर प्राइस है फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स किया जाता है, एडिंग मतलब जो हमारी कॉस्ट है उसमें हम ऐड कर रहे हैं रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं हमारे जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें। तो वो निकालने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आती है या जो प्राइस हमारे पास निकल के आता है उस प्राइस के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, चार्ज करते हैं। किससे चार्ज करते हैं, हमारी बाइंग डिवीजन से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं या ये वाला प्राइस जब हम ट्रांसफर करते हैं तो जो बाइंग डिवीजन होती है उसको सारे गेन्स मिलते हैं इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो बाइंग जो हमारी सेलिंग डिवीजन है वो टोटल से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। सो इसमें क्या रहता है कि जो हमारी बाइंग डिवीजन है उसको वो सारे गेन्स मिलते हैं, एंड जो सप्लाई कर रही है उसको वो देना होता है जब तक उसको कुछ रिसीव नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो ये इसमें रहता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड की। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस है, तो मार्केट में जो प्राइस, जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो वो मार्केट से अपनी जो भी डिमांड है वो पूरी करवा रहे हैं। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे कि हमने निकाला था कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकल रहा है, सपोज हमने माना था कि 10 रुपीज़ निकल रहा है। ठीक है, और मार्केट में उस प्राइस जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसकी प्राइस है 12 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम अपनी ही डिवीजन जो थी, हमारा जो अलग डिपार्टमेंट था उससे ले रहे हैं, क्योंकि हमें वो सस्ता पड़ रहा था, हमें 10 रुपीज़ का पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम लोग कॉस्ट मेथड ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे तो हमें मार्केट मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो वो 12 रुपीज़ की मिल रहा है। तो ये मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप देखो मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो आपको पता है मार्केट में मोनोपोली रहती है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहता है, मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहता है, रहते हैं या नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अभी इनमें से कौन सी जो हमारी मार्केट है जिसमें हमारे नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, कौन सी होती है वो बताइए।
होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है एंड नंबर ऑफ बायर सेलर्स रहते हैं, जहाँ पर हमारी सेलिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो वो कौन सी मार्केट होती है? हमारी परफेक्ट मार्केट होती है। ठीक है, तो अब परफेक्ट मार्केट में क्या होगा? परफेक्ट मार्केट में क्या होगा कि बनाने के जो चार्जेस है वो सेम रहने वाले हैं। मतलब जब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उसको भी 10 रुपीज रहने वाला है, एंड जब मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है तब भी उसको 10 रुपीज ही रहने वाला है। तो इस केस में आप चाहे मार्केट से लें चाहे आप अपनी ही यूनिट से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चार्जेस तो सेम पड़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस बेस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड स्टेबल एक्सटर्नल मार्केट्स फॉर द ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट मैनी फर्म यूज द एक्सटर्नल मार्केट प्राइस एज द ट्रांसफर प्राइस। तो इस केस में जब हमारे पास प्राइस सेम रहता है तो क्या कर रही हैं, जो बहुत सारी फर्म्स हैं वो मार्केट प्राइस को ही कंसीडर कर लेती हैं। तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है वो ही जो दूसरी फर्म्स रहती हैं उनका भी सेम प्राइस ही रहता है। ठीक है, वेयर देयर इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर bought and sold between division of an organization, the transfer price should be द मार्केट प्राइस। तो जहाँ पे हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको सेल या परचेज करने के लिए किसी भी दो डिवीजन में जो ट्रांसफर प्राइस है वो हमारा मार्केट प्राइस ही रहता है। तो यहाँ पर जो दो आपस में यूनिट्स हैं, जब वो कोई भी प्राइस जो है वो ट्रांसफर कर रही है वो कौन सा है? वो हमारा मार्केट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब दो डिवीजन आपस में एक्सचेंज कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, बाइंग एंड सेलिंग कर रही हैं आपस में, देन वो मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करती हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस ट्रांसफर प्राइस आर जनरली एप्रोप्रिएट इन परफेक्ट मार्केट। तो बेसिकली जो हमारा ये मेथड है ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ये हमारा परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन में हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है विद ओनली वन प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस हमारे पास एक है, इसलिए हमें मार्केट प्राइस को ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब इसके बाद हम लास्ट वाले मेथड की बात करेंगे, नेगोशिएटेड प्राइस ट्रांसफर प्राइस। तो नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है? तो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस अराइज फ्रॉम द आउटकम ऑफ अ बार्गेनिंग प्रोसेस। तो बार्गेनिंग प्रोसेस को तो आप बड़े ही अच्छे से जानते हैं, जैसे आप सब भी मार्केट में जाते होंगे तो मार्केट में क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं कि सपोज करो शॉपकीपर ने आपको 100 रुपीज़ का बोला है, देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि वो 100 का है, देन आप क्या होता है बार्गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब एक म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है दोनों ही शॉपकीपर एंड कस्टमर के बीच में कि भाई 80 इज राइट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वहां पर ये जो 80 जिस पे दोनों ही पार्टीज क्या दे रही हैं? अपनी कंसेंट दे रही हैं कि 80 इज बेस्ट प्राइस, देन वो क्या है हमारे लिए? वो हमारा नेगोशिएटेड प्राइस है। तो इस प्राइस को जब हम दो यूनिट्स आपस में ट्रांसफर कर देती हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस बन जाता है। दैट मीन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में जब सेल एंड परचेज हो रही है, देन उस सेल एंड परचेज में दोनों पार्टीज जब एक डिसाइडेड प्राइस को कंसेंट दे देती हैं कि हाँ भाई ये वाला प्राइस दोनों के लिए ही सेट है, देन वो प्राइस को हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, दे मे डिसाइड नॉट टू गो थ्रू विद द ट्रांसफर, बट इफ दे डू दे मस्ट एग्री। तो जहाँ पे वो ट्रांसफर कर देती हैं दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि हाँ भाई ये वाला दोनों के लिए ओके है, देन वो क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या था? नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। तो आई होप सो आप सबको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे कि ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो।